हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णमाला क्लासेस। मैं हेमंत बसवाल। आज हम पढ़ेंगे सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी या फिर सबाल्टर्न हिस्टोरियंस के बारे में। तो इससे पहले मैंने जो इंडियन हिस्टोग्राफी है उसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न मैंने कवर करवा दिया। मॉडर्न के अंदर ये लास्ट टॉपिक बचता है जो ज़्यादातर लोग कवर भी नहीं करवाते हैं, लेकिन ये है इस टॉपिक से क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉडर्न का अगर हम देखेंगे तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और दूसरा सबाल्टर्न जो हिस्टोरियोग्राफी, इसके जो राइटर्स हैं मेनली जो इंडिया के जो राइटर्स हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड जो भी राइटर्स, फॉरेन के राइटर्स होंगे, इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फॉरेन राइटर्स होंगे उनके बारे में भी, क्योंकि उनकी अगर विचारधारा इसको प्रभावित कर रही है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लोग शॉर्ट में निपटा देते हैं, आपको भटक भी नहीं लगने देते हैं। तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक करवा देता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है फिर से कि प्लीज़ इस चैनल को आप उनके साथ शेयर कीजिए जिनको हिस्टोरियोग्राफी पढ़नी है, जो नेट का या फिर JNU का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको हिस्टोरियोग्राफी और फिलोसफी की और हिस्ट्री का जिनको कोर्स करना है। तो प्लीज़ इस चैनल को अगर आप देखेंगे, इन वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे, लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप खुद एक बार लेक्चर देखने के बाद अगर पढ़ने बैठेंगे या फिर इससे पहले भी अगर आपने हिस्टोरियोग्राफी पढ़ी है तो उसके बाद भी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी की। तो इसकी शुरुआत तो हमें जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस है और मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसी से हमें मिल जाती है। तो जो रूसी क्रांति हम देखते हैं, रूस में जो समाजवादी क्रांति आती है और उसी का कहें कि उस टाइम पे एक धारा प्रवाह तरीके से जो समाजवाद है वो हर जगह पर, रूस में तो क्रांति आ गई थी और साथ में जहाँ जहाँ पे फासिस्ट गवर्नमेंट थी तो उनके जो खिलाफ जो भी मोर्चा खोल रहे थे वो लोग भी समाजवादी ही थे। तो और फासिस्ट गवर्नमेंट सबसे बड़ी दुश्मन इनकी जो समाजवादी जो लोग थे, जो मार्क्सिस्ट विचारधारा वाले जो लोग थे, उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। जो लोग मार्क्स को पढ़कर आ रहे थे और वो उनके जितने विचार कहें कि जितने ज़्यादा मॉडर्न और जितने क्रांतिकारी थे वो और किसी आइडियोलॉजी के हमें उस टाइम पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ता है। जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस होते हैं तो उनके बाद में जो हिस्टोरियंस आते हैं, जो हम समाजवादी जिनको बोलते हैं या फिर जिनको हम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन बोलते हैं, तो उनका प्रभाव हम देखेंगे कि मैंने पूरी की पूरी पीढ़ी आपको बताई थी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की। उनका जन्म होता है करीब 1930 या फिर 1920 के आसपास में। तो वो वहाँ से और बाद तक का वो पूरा कार्यकाल जो हमारी आज़ादी का है वो देखते हैं, आज़ादी का भी समय देखते हैं। उसके बाद में उनको जो अप्रोप्रिएट लगता है, हिस्ट्री राइटिंग का जो सबसे अच्छा नज़रिया उनको लगता है वो यही मार्क्सिस्ट लगता है। तो उसी के बाद में मार्क्सिस्ट का भी आगे एक तरह से कहें कि प्रसार या फिर उसका विकसित रूप हम इसको कहेंगे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उन तबकों के बारे में बात करता है जो कि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के उससे भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो छूट जाते हैं, जैसे कि दलित लोग हो गए, महिलाएं होगी या किसी भी क्षेत्र में वो लोग जिनके बारे में हिस्ट्री में अभी तक बात नहीं हुई है, जिनके बारे में चर्चा नहीं हुई है। अगर इसकी हम शुरुआत देखें तो सबाल्टर्न जो शब्द है वो सबसे पहले जो किसी ने यूज किया है तो एंटोनियो ग्राम्शी ने यूज किया है। एंटोनियो ग्राम्शी। तो एंटोनियो ग्राम्शी जो है ये पैदा तो होते हैं जर्मनी में, लेकिन इटली की जो क्रांति है, इटली के अंदर जो फासिस्ट जो गवर्नमेंट होती है उसका ये काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा कहीं कि अपने ग्रेजुएशन के टाइम ही बहुत ज़्यादा ये किताबें पढ़ लेते हैं और ग्रेजुएशन भी इनकी शायद कंप्लीट नहीं हो पाती। इनके पिताजी होते हैं तो मतलब कहेंगे पूरे संघर्षरत एक बैकग्राउंड से आते हैं। इनके पिताजी भी जब ये 7 साल की उम्र में होते हैं तभी ये इनके पिताजी गिरफ्तार हो जाते हैं और 1924 में ये भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं मुसोलिनी द्वारा और इनको रिहा किया जाता है बाद में 1937 में। और 1937 में ही इनकी 2-3 दिन बाद रिहा होते ही इनकी डेथ हो जाती है। इनको काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इनके विचार कैसे थे। तो ये जो मार्क्सिस्ट जो विचारधारा है उसको इन्होंने कहें कि एक तरह से प्रशंसित किया और कहा कि कौन से ये जब इतनी मजबूत विचारधारा है तो ये क्रांति क्यों नहीं ला पा रही। तो क्रांति के कारणों की इन्होंने खोज की और जो इटली के अंदर मुसोलिनी की जो सत्ता थी उसको इन्होंने चुनौती दी। तो सबसे पहले मुसोलिनी आते ही इसको गिरफ्तार किया, इनको गिरफ्तार किया
और इन्होंने जेल के अंदर ही, जो ये टाइम पीरियड है 1924 से लेकर 1937 तक का, इसके अंदर इन्होंने अपना कहें कि एक डायरी लिखी या फिर जो जेल नोटबुक इनको मिलती थी उसमें अपने विचार इन्होंने लिखे कि किस तरह से जो और कंट्री है जहाँ पे क्रांति नहीं आ रही और कौन सी कंट्री रूस के अंदर क्यों क्रांति आई, तो उन सब विचारों के बारे में लिखते हैं। और हेजेमनी के बारे में बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी किस तरह से हेजेमनी होती है, कि सम्भ्रांत लोगों की या फिर कहें कि कैपिटलिस्ट लोगों की किस तरह से हेजेमनी होती है जो कि क्रांति को होने नहीं देती है, और वो एक तरह से ऐसे दिखाते हैं कि वही लोग गरीबों का कल्याण कर सकते हैं। तो यहाँ से हेजेमनी की स्टार्ट कहीं की पर चर्चा एक तरह से होती है जो कि सबल्टन नज़रिए को बढ़ावा देती है। और सबसे पहले यही इस शब्द को अपनी इस डायरी में, इनके ही डायरी के अंदर हमें ये शब्द हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलता है, इसलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी, और फासिस्ट मेनली अगर आप आइडियोलॉजी पढ़ोगे और फासिज्म के बारे में अगर आप पढ़ोगे, तो ये जो एंटोनियो ग्रास्मी है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखक है, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद में जब ये कैदी होते हैं तो प्रिजनर्स नोटबुक होती है, प्रिजन नोटबुक्स, ये नाम से इनका एक पब्लिश हुआ है। इसके अंदर इनके सारे विचार जो होते हैं, ये करीब 3000 पेज की नोटबुक होती है जिसके अंदर इनके मूल विचार होते हैं, और इसी के अंदर से हमें ये शब्द देखने के लिए मिलता है। इसके बाद एक मार्क्सिस्ट विचारक होते हैं जिनका नाम है E.P. थॉमसन। E.P. थॉमसन जो है उनकी एक बुक है क्रिटिकल मार्क्सिज्म। तो यहीं से ही ये जो लोग पढ़ रहे हैं वो ही इनसे प्रेरित होकर लोग जो हिस्टोरियंस हैं या फिर विचारक है वो सबोल्टन की तरफ कहीं कि अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम विचारक माने सबोल्टन हिस्टोरियन के, तो वो हमें मिलते हैं इंडिया के ही रंजीत गुहा। अब रंजीत गुहा जो है वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है या फिर जो इतिहास लिखा गया है राष्ट्रवादी तरीके से, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं। तो वो बताते हैं कि जो संभ्रांत या फिर अभिजात वर्ग जो है, एलीट क्लास जो है, अभिजात्य वर्ग, इसको किस प्रकार से जो इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है उसके अंदर भी इसको रखा गया है, इसी को सेंटर रख के पूरी हिस्ट्री लिखी गई है। और जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, नेशनलिस्ट जो हिस्ट्री राइटिंग है, उसके अंदर भी अभिजात्य वर्ग जो है, एलिट क्लास है, उसी को मेन कहीं कि सेंटर में रखकर लिखा गया है। कि इंपीरियलिस्ट ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो अभिजात वर्ग है उसने ही मोर्चा खोला किनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और दूसरा नेशनलिस्ट क्या बोलते हैं, नेशनलिस्ट ये बोलते हैं कि जो अभिजात वर्ग है उसके नेतृत्व में पूरी की पूरी जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो इनके नेतृत्व में लड़ा गया। दोनों ने किसको सेंटर में रखा, अभिजात वर्ग ने, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है। तो वो दोनों बात यही कह रहे हैं कि इन्होंने अभिजात वर्ग के ने सेनापतित्व में ही पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो लड़ा गया। तो इसको वो एक समस्या मानते हैं। और वो कहते हैं कि जो 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 ज़मीन से या फिर जिन्होंने नींव दी, जिन लोगों ने, सामान्य लोगों ने, उनको यहाँ पर भुला दिया गया और आगे आगे किसके चेहरे आ गए, संभ्रांत और बड़े बड़े लोगों की, उन्हीं की चेहरे के बेसिस पे या फिर उन्हीं के कहेंगे उन्हीं को मेन लाइट में रख दिया गया। तो इसके बाद हम इसके बाद जो राइटर आते हैं, पहले तो हो गए रंजीत गुहा, ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है इससे ये काफ़ी असंतुष्ट होते हैं। और जो दूसरे एक लेखक हैं जो डेविड आर्नल्ड, डेविड आर्नल्ड। अब डेविड आर्नल्ड ये तो विदेशी राइटर हैं, इनका यहाँ पर जिक्र क्यों है, इनका जिक्र इसलिए है कि इन्होंने जो 1839 और 1839 से में जो विद्रोह हुए थे, 1839 से 1924 के अंदर जो आदिवासी विद्रोह हुए थे आंध्र प्रदेश में, और गुडेम और रंपा, ये
विद्रोह या फिर रिवोल्ट हुए थे, इनके बारे में ये लिखते हैं। और इसके बारे में लिखते हुए ये सबसे पहले या फिर कहें कि इसमें ये मेन लाइट में लेके आते हैं आदिवासी नेताओं को जिन्होंने विद्रोह लड़ा, सामान्य लोगों को। क्योंकि आदिवासी हिस्ट्री में कौन पीछे छूटेगा, वो पीछे छूटेंगे कि इन्होंने भी अभिजात वर्ग का इतिहास लिख लिया कि बड़े बड़े लोग जो हमें दिखाई दे रहे थे, बड़े बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू, गांधी हैं, और जो दूसरे नेता हैं नेहरू और पटेल हैं, और दूसरे भी जो भी मतलब अभिजात वर्ग से जो नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े एलिट क्लास से जो नेता आ रहे हैं, उनका तो नाम हमने ले दिया। लेकिन जो पीछे जो नेता छूट गए, भगत सिंह जैसे और छोटे छोटे जो तबके से जो लोग आ रहे हैं वो छूट गए। तो उनके बारे में इस तरह से जो आदिवासी हैं, दलित हैं, जो महिलाएं हैं, उनके बारे में ज़्यादा भी यहाँ पर नहीं लिखा। हालांकि महिलाओं के बारे में भी हमें यहाँ पर जो है सबुलटन में भी बहुत ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, इसीलिए उन्होंने अलग विंग बनाकर उसको फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस के नाम से वो चलते हैं और फेमिनिज्म पर पूरा अपना काम करते हैं। तो इसमें ये आंध्रा के गुडेम और रंपा का जो विद्रोह था उसका ये वर्णन करते हैं और जनजातीय विद्रोह को पहली बार लाइमलाइट में लेके आते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरा है ज्ञानेंद्र पांडे का ज्ञानेंद्र पांडे जो है ये अवध का जो किसान विद्रोह है उसमें अवध का किसान विद्रोह और राष्ट्रवाद के ऊपर ये पूरी अपनी चर्चा रखते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से जो राष्ट्रवादी जो लोग थे उन्होंने पूरा का पूरा अवध के जो किसान विद्रोह था उसका कहें कि उसका नेतृत्व या फिर पूरा क्रेडिट उन्होंने किस प्रकार से उनको दे दिया गया। ये जो 1919 जब गांधी जी आए थे 1919 और से 22 तक जो वहाँ पर किसान आंदोलन हुए थे या फिर असंतोष हुआ था उसके बारे में ये लिखते हैं। इनके बाद जो राइटर हैं दीपेश चक्रवर्ती, दीपेश चक्रवर्ती जो है जो कोलकाता के अंदर कोलकाता मिल में जो जूट मिल में जो कामगारों का असंतोष होता है उसके बारे में यहाँ पर ये उनके असंतोष का वर्णन करते हैं। किस प्रकार से जो वहाँ के जो किसान यूनियन मजदूर यूनियन के जो नेता हैं उन्होंने किसी तरह से इस यूनियन को इन यूनियंस को अपनी जागीर समझ ली और उस तरह से उसको यूज करना वो शुरू करते हैं और उसको एक तरह से अपना ओहदा मान लेते हैं कि ये हमारे पास है, हमारे अंडर में इतने सारे मजदूर हैं, हमारे कंट्रोल में ये लोग हैं, हम जब चाहें इसको विद्रोह करवा सकते हैं या फिर विरोध हड़ताल करवा सकते हैं। तो उसको उन्होंने अपनी 1990 से और 1940 तक जो हड़तालें वगैरह हुई उसका ये अध्ययन करते हैं यहाँ पर। कोलकाता जूट मिल, इसके बारे में यहाँ पर ये अध्ययन अपना पेश करते हैं कैसे वो उसको अपनी जागीर और कहें कि मिल्कियत अपनी समझने लग जाते हैं। आते हैं वो भी मजदूर वर्ग से ही हैं, लेकिन एक उनको जब ओहदा मिल जाता है तो वो किस तरह से खुद को जागीरदार के रूप में या फिर कहें कि एलिट क्लास के रूप में खुद को देखने लगते हैं और मजदूरों की किस तरह अनदेखी कर देते हैं। पांचवें हिस्टोरियन की अगर हम बात करें तो वो है शाहीन अहमद। शाहिद अमीन पूरे राष्ट्रवाद में जो किसान और जो गांधी का जो नेतृत्व होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो गांधी है, गांधी को किस तरह से क्रेडिट दे दिया गया या फिर गांधी ने किस तरह से किसानों का जो आंदोलन था उसका पूरा का पूरा क्रेडिट ले दिया। उसका क्रेडिट कैसे ले लिया? किसान हैं भोले, अंधविश्वासों में या फिर कहीं सुनी बातों में और कहीं कि जो एजुकेटेड लोग नहीं हैं उनको बरगलाना या फिर उनसे भक्ति करवाना किसी की या फिर किसी की सेवा करवाना उनसे काफ़ी ज़्यादा
आसान होता है कि जैसे गांव में कोई बड़ा आदमी आता है तो किसान लोग हैं, भाई ये तो सेठ है, हमको नीचे बैठना चाहिए, या फिर कोई अब से पहले, अब तो खैर धमका देते हैं, किसान लोग भी काफ़ी एजुकेटेड हो गए जब से टीवी और न्यूज़ चैनल वो लोग देखने लगे हैं अच्छे से, जब तक गाँव में पहुँच गई है तो वो लोग भी अब कहें कि ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, अब अपने अधिकारों को लेकर सतर्क हो गए हैं। लेकिन जब कोई ऐसा नेता आता है तो आमतौर पर देखा जाता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो उसे एज ए आइडियल समझने लग जाते हैं, जिस तरह से गांधी को समझने लग जाते हैं। हमने एनसीईआरटी में भी देखा था कि कैसे गांधी को गांधी बाबा कहकर, या फिर कि गांधी जी अब आ रहे हैं तो अब तो हमारा काम वैसे ही हो जाएगा, कि गांधी जी से तो अंग्रेज भी डरते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कहें कि शक्तियाँ हैं, वो तो महात्मा है, इस तरह से महात्मा के रूप में उसको पदवी दे करके उसको एक आध्यात्मिक कहें कि महात्मा के रूप में उसको समझना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसी के बारे में शाहिद अमीन हमें समझाते हैं कि किस तरह से किसानों ने अपना क्रेडिट पूरा का पूरा गांधी जी के हाथों में सौंप दिया, और जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, जो शक्ति आंदोलन की मेनली किसान थे, वो पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो गांधी जी किस तरह से ले जाते हैं। तो इसमें वो अंधविश्वास और चमत्कार कि गांधी जी आ गए, अब तो हमारा काम, या फिर अब जो हमारी समस्या है वो सोल्व हो जाएगी। तो इन सब का कहेंगे, इन सब की वजह से जो गांधी जी ने सारा का सारा किसानों का जो है क्रेडिट ले लिया, या तो खुद से नहीं लिया तो भी राष्ट्रवादी लेखकों द्वारा दे दिया गया। तो ये इनकी जो मुख्य जो आइडियोलॉजी हमें देखने के लिए मिलती है सबॉल्टर्न की, राष्ट्रवादियों के भी थोड़ा सा तरह से खिलाफ होती हैं, क्योंकि राष्ट्रवादियों ने जो इतिहास लिखा तो उसके अंदर मेन जो लीडर्स हैं उनके नेतृत्व का इन्होंने बखान कर दिया कि इस तरह से इन लीडर्स ने पूरे नेतृत्व को संभाला था। लेकिन जो मेन जो कहें कि जैसे अन्ना का आंदोलन होता है तो उसके अंदर मेन जो पावर है वो तो लोगों की है। अन्ना ने तो आह्वान किया है, उसको लोगों ने एक तरह से चमत्कारी व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार कर लिया, और सारे के सारे इकट्ठे होकर आ गए। सारा क्रेडिट कौन ले गया? अन्ना जी। लेकिन मेन शक्ति कौन है? मेन शक्ति तो जनता है, जिसने इतनी भीड़ में आकर उनका समर्थन किया, और जो भीड़ ना आए तो फिर अन्ना किसके लिए बैठेंगे। छठे लेखक हैं गौतम भद्रा। गौतम भद्रा जो हैं ये 1857 का जो रिवोल्ट है उसके अंदर जो राजा और जिन नेताओं को या फिर सेनापतियों को लीडर के रूप में दिखाया गया है राष्ट्रवादियों द्वारा, फिर और पहले के जो लेखक है उनके द्वारा, कि जो शासक थे या फिर जो सेनापति थे या फिर कहेंगे जमींदार लोग थे, वो किस तरह से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की और वो विद्रोह कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, गौतम भद्रा ने कुछ ऐसे कैरेक्टर लेके आए 1857 के क्रांति के अंदर ही, जो कि बिल्कुल सामान्य तबके से थे, कि किस तरह से उन्होंने नेतृत्व किया है, फिर उन्होंने आंदोलन को और क्रांति को आगे बढ़ाया। तो उसमें है शाहमल देवी सिंह, शाहमल देवी सिंह, और गोनूम, और एक मौलवी हैं अहमदुल्ला शाह। तो ये पहली बार जो सामान्य लोग हैं उनको 1857 की क्रांति के नेतृत्व में बताते हैं कि इन्होंने भी इसका किस तरह से अपने क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व किया था। गौतम भद्रा के बाद जिस इतिहासकार की हम बात करने वाले हैं वो हैं पार्था चटर्जी। पार्था चटर्जी जो है वो रीजनल हिस्ट्री पर जोर देते हैं, कि जो इतिहास है उसको एक कंप्लीट हिस्ट्री के रूप में अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर तो फिर राजाओं का और जो भी इम्पोर्टेंट कहें कि जिनका सोर्सेस हमको सबसे आसानी से उपलब्ध होता है, सीधी बात में कहूँ तो उनकी हिस्ट्री लिखी जाएगी। एलिट क्लास के लिए हिस्ट्री लिखी जाएगी, जो मेनली जो लीडर्स हैं उनकी ही हिस्ट्री लिखी जाएगी, उनका ही नाम हिस्ट्री के अंदर बार बार आता रहेगा। अगर हमें उन तबकों तक पहुंचना है जिनका इतिहास में नाम नहीं आता या फिर जो लोग पीछे छूट जाते हैं, उनकी हिस्ट्री लिखने के लिए हमें रीजन्स पर, पर्टिकुलर रीजन्स की हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के पर्टिकुलर रीजन की या फिर पूरे राजस्थान की हमें हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, बजाय कि पूरे भारत की हिस्ट्री लिखने के। राजस्थान की अलग से देखो, पंजाब की अलग से देखो, या पर्टिकुलर
भाषाई तबके की अलग से देखो या फिर किसी रीजन्स की, पर्टिकुलर रीजन की हमें अलग से देखनी, जोग्राफिकल रीजन की किसी की हमें अलग से देखनी चाहिए। कश्मीर की हम हिस्ट्री देख रहे हैं या फिर कहें कि हम नॉर्थ ईस्ट की हम हिस्ट्री अलग से देखें, तो वहाँ से हमें फिर जो स्थानीय या फिर कहें कि जब हम स्थानीय तौर पर हिस्ट्री लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें रीजनल और लोकल जो लोग हैं उनके हम आसानी से हिस्ट्री लिख पाएंगे और उनका नाम आसानी से हिस्ट्री के अंदर उभर के आ पाएगा, और उन लोगों की संस्कृति, क्रियाकलाप और उनकी जो विचारधारा है उनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने को हमें मिलेगा। और जब हम पूरा का पूरा होल एक एज ए हिस्ट्री को लिखने का प्रयास करते हैं तो ये सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं और मेन चीज़ें जो ज़्यादा फेमस हैं वो उभर कर आ जाती है, जिनके बारे में लोग ऑलरेडी जानते हैं या फिर जिनको कोई हिस्टोरियन पूरे के पूरे रीजन के बारे में बताने का प्रयास करेगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर और जो सामान्य चीज़ें वो पीछे छूट जाती हैं। तो ये उसके खिलाफ होते हैं। तो पार्थर चैटर्जी का जो है वो मुख्य तौर पर जो आर्गुमेंट है वो यही है कि हिस्ट्री है वो रीजनल तौर पर लिखी जानी चाहिए, बजाय के संपूर्ण हिस्ट्री लिखने की उसको टुकड़ों में लिखा जाना चाहिए। आंध्रा की अलग लिखो, तमिलनाडु की अलग लिखो, महाराष्ट्र की अलग लिखो, गुजरात की अलग लिखो। उसके बाद एक नाम आता है तनिका सरकार, आपने अगर सुना हो तो, अगर आपने फेमिनिज्म वगैरह पे देखा हो तो तनिका सरकार जो है वो बताती है कि मालदा का एक मालदा बंगाल का एक इलाका है मालदा, तो मालदा में जो एक विद्रोह होता है, जीतू एक विद्रोही होता है, आदिवासियों का एक विद्रोह वहाँ पे होता है 1924 से 32 तक, और इस विद्रोह को एक अमृत बाजार पत्रिका होती है भद्रलोक की, तो वो भी जब जीतू मारा जाता है, इसका विद्रोह चलता है 1924 से विद्रोह स्टार्ट करता है आदिवासी, 1924 से विद्रोह स्टार्ट होता है और 32 तक, जब तक उसको गोली मारकर उसकी हत्या नहीं कर दी जाती अंग्रेजों द्वारा, तब तक वो विद्रोह चलता रहता है। तो आपसे पहले हमने हिस्ट्री में कहीं आदिवासियों का इस तरह से नाम नहीं आता, जितना पूरा का पूरा जब सबोल्टर हम देखेंगे तो उसके अंदर आदिवासी, किसान, दलित और सारे के सारे इन्हीं के बारे में चर्चा हमें देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर संभ्रांत वर्ग जो है वो गौण हो जाता है। इसके बारे में ये कहते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका के अंदर इसका वर्णन होता है और सहानुभूति जताई जाती है, लेकिन उसके अंदर भी जो मेन जो क्रेडिट है वो जो स्वराजी जो आंदोलनकारी होते हैं उनको ही भद्रलोक की जो पत्रिका होती है अमृत बाजार, उसके अंदर उन्हीं को क्रेडिट दे दिया जाता है। इसलिए वो इसकी थोड़ी सी आलोचना करती है, इसके बारे में अपनी पुस्तक लिखती हैं। सबोल्टन स्टडीज़ करके एक रंजीत गुहा ने ही एक कहीं की सीरीज़ शुरू की थी या फिर वॉल्यूम शुरू किए थे, जो कई सारे वॉल्यूम में करीब 5-8 करीब वॉल्यूम्स में वो हिस्ट्री लिखी गई है सबोल्टन्स की। तो उसके अंदर भी ये लोग अपना योगदान देते हैं, अलग अलग पार्ट में ये लोग अपनी राइटिंग्स को या फिर इनके जो आर्टिकल है उनको उसके अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं रामचंद्र गुहा का, बहुत मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत जाने माने लेखक हैं। रामचंद्र गुहा जो हैं वो मेनली फोकस करते हैं कि जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी आंदोलन हुए हैं या फिर कहें कि किसान आदिवासी जो आंदोलन हुए हैं, तो उसमें चिपको आंदोलन जो है उसकी वो शुरुआत बताते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों के टाइम से ही जब आदिवासियों को तंग किया जा रहा था कुमाऊं के इलाके में, कुमाऊं का जो इलाका है हिमाचल और क्या कहें कि उत्तराखंड के पास का, उसके अंदर इसके लिए एक बुक लिखते हैं फॉरेस्ट्री एंड सोशल प्रोटेस्ट इन ब्रिटिश इंडिया। ये बुक इस विद्रोह को या फिर आदिवासी जो विद्रोह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके में जो हो रहा है उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो है 1893 से 21 तक 1893
1993 से 1921 तक ये संघर्ष अंग्रेज़ों के साथ इन आदिवासियों का चलता रहता है। और वही बाद में जाकर 1973 में जो चिपको आंदोलन होता है, तो चिपको आंदोलन के परिणाम के रूप में हमें बाद में देखने के लिए मिलता है, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने ही कर दी थी, इनको परेशान कर करके नए नए वन कानून ला करके और उनके इलाकों में उनको खदेड़ने का, उनको बाहर निकालने का। अभी यही हो रहा है कि आदिवासी इलाकों से उनको बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उस पर रिसर्च करवाते रहते हैं। ठीक है, अगले जो हिस्टोरियन है एन.के. चंद्रा। एन.के. चंद्रा तो वर्धमान में एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं उनके ऊपर ये, या फिर किसान या फिर कि कामगार, जो लोग बटाई पर भी जो काम करते हैं उनके ऊपर ही मेनली फोकस होकर ये अपना लेखन कार्य करते हैं। इसके बाद जो राइटर हैं अरविंद दास। तो 1947 मतलब जब आज़ादी मिल रही है, विभाजन हो रहा है, उस टाइम पर जो कहें कि किसी सुधार लाने का प्रयास हुआ, या फिर जो उस टाइम पे बिहार के अंदर जो किसी के बदलाव हो रहे थे, किसी के क्षेत्र में जो भी बदलाव हो रहे थे, उसके ऊपर ये अरविंद दास जो है अपना लेखन कार्य करते हैं, या फिर रिसर्च इनकी इसके ऊपर बेस्ड है। इसमें बताने का प्रयास करते हैं कि जो भी किसी सुधार थे, या फिर जमींदारी सुधार कह लो उसको, और जो ज़मीन का दान दिया जा रहा था या फिर ज़मींदारी को तोड़ा जा रहा था, किस खेतों को अलग अलग टुकड़ों में और लोगों को दिया जा रहा था, वो जब शुरुआत हुई तो उसका भी क्रेडिट एक तरह से इन्होंने संभ्रांत लोगों को ही दे दिया कि वो लोग अपनी ज़मीनें दे रहे हैं और उनके ऊपर ही पूरा फोकस करके कि उनकी ज़मीनों को लिया जा रहा है। लेकिन वो जो आंदोलन था या फिर सुधारवादी आंदोलन जिसको कहा गया, उसमें बताते हैं कि मेन शक्ति जो थे वो किसान थे। किसानों ने संघर्ष करके उस चीज़ को मनवाने का प्रयास किया गया, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा अलग तरह से किया जाना चाहिए। ये जो आर्गूमेंट है ये अरविंद दास जो हिस्टोरियन है इनका है। अब यहाँ पर सपोल्टन हिस्टोरियंस हैं क्या, जो श्रेणी है वो करीब करीब एक तरह से हो जाता है कंप्लीट। लेकिन एक और राइटर जो बच जाते हैं, सुमित सरकार, जिसकी हमने बुक भी पढ़ी होगी, किताब में उनको सपोल्टन नहीं बताया गया, लेकिन वो सपोल्टन हिस्टोरियन हैं। और इनका जो हम मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री ये 1885 से लेकर के 1947 तक की ये हिस्ट्री अपनी बुक में लिखते हैं। और इसके अंदर ये बताते हैं कि जो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी है उसको एक तरह से अलग तरह से इंटरप्रेट करने का कोशिश करते हैं कि जो आंदोलन जो भी है, स्वदेशी आंदोलन है और जितने भी आंदोलन स्वतंत्रता के लिए हो रहे थे, तो उसमें ये एक तो रीजनल जो आंदोलन है उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, कहाँ कहाँ पे रीजनल तौर पे आंदोलन किए जा रहे थे। और दूसरा ये फोकस करते हैं लोगों पे कि जो आंदोलन का नेतृत्व ऐसे बता दिया कि गांधी ने नेतृत्व किया है, फला जगह पर फलाने आदमी ने नेतृत्व किया, तो उसमें ये एक तरह से नीचे से ये इनके आपको भूमिका में ही बुक के अंदर देखने को मिलेगा कि जो इतिहास को टॉप टू बॉटम देखने की जो अप्रोच है उसको बदल कर ये बॉटम टू टॉप जाने का प्रयास करते हैं। तो लोगों से स्टार्ट करके फिर जाके ये मेन लीडर के ऊपर अपने कहें कि कहानी को लेकर आते हैं। तो ये जो स्मिथ सरकार का जो लेखन का जो विशेषता है वो हमें उनकी मॉडर्न टाइम्स, एक बुक मॉडर्न टाइम्स के नाम से भी आती है या फिर मॉडर्न इंडिया के नाम से भी आती है। तो इसके अंदर नेशनल मूवमेंट का जो हिस्ट्री है वो पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा गया है। और भी काफ़ी सारी किताबें इनकी आती हैं, कास्ट पर भी इनकी बुक आती है, तो उस सब पर इनका फोकस था। तो ये हो जाते हैं हमारे 12 हमारे जो है सपोल्टन हिस्टोरियंस हो जाते हैं। अब इसके बाद जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा जो अदर चीज़ें जो रह गई इंडिया से इधर। मैंने फर्स्ट में बताया था कि चाइनीज़ जो हिस्ट्री राइटिंग है उसके बारे में, या फिर और उसके साथ में हम ग्रीको रोमन जो हिस्ट्री राइटिंग है उसके बारे में हम कल बात करेंगे।
तो इतना हो जाता है। अब इसकी हम विशेषताओं पर भी दोबारा एक बार चर्चा कर लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसकी खामियां क्या हैं। तो इसकी विशेषताओं में तो पहला यही आएगा कि जो वंचित तबका है या फिर जिसका इतिहास में वर्णन छूट गया है, विशेषता तो पहला तो है वंचित वर्ग, दलित वर्ग या फिर किसी भी श्रेणी में जिसका हाशिए पर जो लोग हैं उनके बारे में ये हिस्ट्री लिखने का प्रयास करते हैं। अब इसकी यहीं पे अगर हम इसकी सीमाएं अगर निर्धारित करें तो सीमाएं क्या हैं इनकी, या फिर इनकी जो कहें कि जिसके आधार पर इनकी आलोचना होती है, तो वो है कि पहले तो ये संभ्रांत वर्ग की आलोचना, बहुत ज़्यादा आलोचना ये करते हैं संभ्रांत वर्ग की। दूसरा, लीडर्स की, जो नेता हैं उनकी आलोचना करते हैं। और जो भी कहेंगे जो संपन्न वर्ग है उसकी ये एक तरह से, फिर पूंजीपति वर्ग है उसकी ये कहेंगे आलोचना करते हैं। सबोल्टन हिस्टोरियोग्राफी में और जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है उसके अंदर हमें फ़र्क क्या नज़र आता है कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जब लिखते हैं तो वो एक तरह से कहें कि पूंजीवाद से रिलेट करके या फिर हर चीज़ को वर्ग संघर्ष के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये उस तरह का वर्ग संघर्ष दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं। ये सिर्फ जो वंचित वर्ग है उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरह से कहें कि प्रयास करते हैं, उसमें वर्ग संघर्ष वाली थ्योरी को घुसाने का प्रयास ये नहीं करते हैं। क्लास यहीं तक है आज की, और इसके बाद फिर से यही कहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है, आपको लगता है जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है, प्लीज़ उनके साथ शेयर करो और इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में हेल्प करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।